देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। चेयरमैन नैब तनाजा, मौशी रोड मैप और ऑपोजिशन की हिकमत अमली, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। खान साहब जो है वो नैब को प्रेशराइज कर रहा है, नैब को धमकी से चला रहा है, अब वो नैब को ब्लैकमेल के थ्रू चलाना चाह रहे हैं। नैब चेयरमैन और इमरान नियाजी दोनों कौमी असेंबली में आए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये सियासी मुर्दे जिंदा होने के लिए इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं। हमारे 2 महीने और मुश्किल है, मुश्किल इसलिए कि जो 10 साल पहले इस मुल्क से हुआ है तो बुरा वक्त तो आना था। कहा जाता है कि मईशत की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी आजकल मौजू की सख्त जरूरत है। मुसलसल 10 वनडे मैचेस हारने के बाद कल क्रिकेट की तारीख में ये दिन भी आया कि पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाला अफगानिस्तान हमसे जीत गया। कौमी टीम की शिकस्त पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मुझे मिकी आर्थर की फिक्र है, चूंकि अभी हम बॉब वुल्मर का गम नहीं भूले। अब ये तंज है या मजा, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि कोच को टारगेट करके फवाद चौधरी ने कमाल होशियारी से कैप्टन, टीम और सेलेक्टर्स को क्लीन चिट दे दी है। मगर दूसरी तरफ ऑपोजिशन ऐसा कोई भी मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पत्ता हिलने पर भी ऑपोजिशन की तोपों का रुख वजीर आजम की जानिब हो जाता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो की कड़ियां वजीर आजम हाउस तक जाती हैं, चूंकि हुकूमत ब्लैकमेल करके एहतसाब से बचना चाहती है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस तरह के हरबे नून लीग का वतीरा है। सवाल यह है कि चेयरमैन नैब की किरदार कशी के पीछे किसका हाथ है? कौन है जो इस सूरत हाल से फायदा उठा सकता है? क्या मुल्क की सियासत एक बार फिर 90 की दिहाई में पहुंच गई है? सवाल यह भी है कि चेयरमैन नैब के मामले पर नून लीग में 2 राय क्यों हैं, चूंकि कुछ लोग चेयरमैन नैब को इंसाफ दिलाने और कुछ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे रहे हैं। क्या ये भी गुड कॉप बैड कॉप हिकमत अमली है? और देखना यह भी है कि अब एहतसाब अमल आगे कैसे बढ़ेगा। क्या नैब चेयरमैन को घर जाना पड़ सकता है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान ने, सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब, PMLN से राना मशहूद साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना मशहूद साहब, आपसे ही बात शुरू करते हैं और सर नैब पे ही पहले बात करते हैं। ये चेयरमैन नैब के हवाले से नून लीग इतनी एक्टिव क्यों हो गई है? पहले आप लोगों ने इस्तीफा मांगा, अब आप वो जो वीडियो है उसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं जिसको नैब फैब्रिकेटेड करार दे रही है, तो सर ये इतनी डेस्परेशन क्यों है नून लीग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि डेस्परेशन नहीं है, ये हमारा लीगल और एथिकली हमारा राइट है। उसकी वजह यह है कि हमारा मुतालबा क्या है, हम ये कहते हैं कि एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो ये असेस करे कि ये जो वीडियो है ये सच्ची है या झूठी है जी। जो भी है ये बनी कब, और एक बहुत बड़ा मुहिम्मा था, हमें आज तक समझ नहीं आती थी कि हमारे खिलाफ तो नैब जो है वो खड़ी होकर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करती है और निकलता कुछ नहीं, और अदालत जो रिमार्क्स देती है उसके ऊपर नैब की पूरे जो सिस्टम है इस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जिस तरह JIT बनती है और जिस तरह जो कुछ चलता है, और दूसरी तरफ हम चीख चीख कर कहते हैं कि मालम जब्बा का केस है, बिलियन ट्री का केस है, BRT का केस है, फैसल वाडा की जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, अलीमा खान की प्रॉपर्टीज हैं, जहांगीर तरीन का आइडेंटिकल केस है मियां नवाज शरीफ साहब से, लेकिन ना JIT बनती है, ना गिरफ्तारी होती है, ना नैब कोई कार्रवाई करती है, ना कोई रेफरेंस फाइल करती है। तो अब हमें जो समझ आ रही है वो ये आ रही है कि 2 चीजें हैं कि या तो चेयरमैन नैब को प्रेशराइज करके इस तरह की चीजों से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते रहे, और जब देखा कि अब उनकी अफादियत खत्म होती जा रही है, और खास तौर पे जो जावेद चौधरी को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हुकूमत खड़ी
सिर्फ मेरी वजह से है, क्योंकि अगर मैं इनके लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करता हूं तो हुकूमत गिर जाती है। सर लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट क्या कह रही है? वो कहती है कि ये इस तरह की वीडियोस, ये टेप्स लाना ना, ये नून लीग का वतीरा रहा है जो माजी में आप लोग अपने मुखालिफिन के खिलाफ लाते रहे हैं। तो अब ये सही है या गलत है? लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि मुकदमात का प्रेशर तो इस वक्त नून लीग के ऊपर है, और मुबैना इंटरव्यू जिसका भी आपने जिक्र किया उसमें चेयरमैन नैब ने भी ये कहा कि नून लीग तो दुश्मन है उनकी। पहली बात है कि चेयरमैन साहब का जो अनाद और बुग़्ज़ हमारे साथ है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जो बहुत अहम बात है, अभी आपने जो बात की, ये वीडियो लीक किसने की है? इनके प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये लीक हुई है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर ने लीक की है, और मतलब उनके चैनल पर ये लीक हो रही है। ये एडवाइजर कौन? सर वो कौन सा? ताहिर खान ओके, ताहिर खान साहब। अगर वो एडवाइजर ना हुए तो ये कौम से माफी मांगेंगे? राना साहब से पूछ लें। जी राना मशहूर साहब आप मुकम्मल कर लें और ये भी बता दें, फिर गवर्नमेंट कह रही है चलें अगर नून लीग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपने तो हुकूमत पे इल्जाम लगा दिया ना, तो सर आप लोगों ने वो जो यू टर्न लिया है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि एक रात शहबाज शरीफ ने लाताल्लुकी का लंदन से इस पूरे मामले से इजहार किया और सुबह जो है शायद खाकान अब्बासी ने कहा पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाए? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने पहले ये कहा था, जिस पर हम आज भी हैं, कि इस वीडियो का उनका एक जाती फेल है, ये सच है या झूठ है हमें इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन इस वीडियो के यह शहबाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी कमेटी की बात की और उन्होंने कहा कि इसका जो इम्पैक्ट आया है केसेस के ऊपर, और दूसरी जो बात डार साहब कर रहे हैं, देखे हमने एडवाइजर नहीं बनाया, ये तो एडवाइजर बनाकर बाद में डिसोन कर देते हैं, जिस तरह पहले इन्होंने। जी मैं इनसे पूछ लेती हूँ सर आप लोग नून लीग को इल्जाम दे रहे हैं, उस्मान डार साहब, नून लीग गवर्नमेंट को इल्जाम दे रही है, इसका फैसला कैसे होगा कि इस सब के पीछे है कौन? चूंकि जिस मुबैना इंटरव्यू की अभी बात हो रही है ना, उसमें चेयरमैन नैब ने हुकूमती दबाव का भी जिक्र किया है। देखिए पारस, इमरान खान साहब कभी अपने वजीर मशीर को बचाने के लिए अखलाकियात से गिरी हुई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बाकी आपने बात खुद कर दी है, मशीर नहीं है, बिल्कुल मशीर नहीं है, कोई एडवाइजर नहीं है। अब्बासी ने भी कल ये कहा कि एडवाइजरी बोर्ड जो कहेंगे कि 5 एडवाइजर हैं उनके नाम निकाल लें, मैं इधर लिस्ट से निकाल देता हूं आपको नाम, मैं आपको नाम निकाल देता हूं। 5 एडवाइजर हैं, वो आप चले जाएं नेट पे चले जाएं, आपको 5 एडवाइजर के नाम मिल जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते भी नहीं है ताहिर खान, बिल्कुल नहीं है, एज ए कंसल्टेंट आते जाते हैं। देखिए पहले बात सुनिए, एक पहले बात समझिए। देखिए एक तो इमरान खान साहब को क्या जरूरत पड़ी है किसी वज़ीर मशीर को बचाने के लिए ऐसी हरकत करने की? इफ्तिखार दुरानी साहब ऐसे अगर आज पारस आज असिस्टेंट टू पीएम ऑन मीडिया, मैं आपके प्रोग्राम में आज ये सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को नैब के चेयरमैन इतने गिरे हुए लग रहे हैं, इस तरह की वो उंगलियां उठा रहे हैं, तो फिर ये दोनों जमातें कौम से माफी मांगे। इनको लगाने वाले कौन है? कह रहे हैं आप ब्लैकमेल कर रहे हैं चेयरमैन नैब को। इनको लगाने वाले कौन है? सारी तो गर्दान इन्होंने नैब चेयरमैन के खिलाफ गढ़ दी आपके प्रोग्राम में। अगर वो इतने ही बुरे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वीडियो लीक्स हो रही हैं, तो ये दोनों कौम से माफी क्यों नहीं मांग लेते? मसलत करने वाले तो ये दोनों हैं। वो कह रहे हैं ब्लैकमेल आप कर रहे हैं, माफी ये मांगे, क्यों करना ब्लैकमेल? ताकि अपनी मर्जी के रिजल्ट केसेस मंतकीन जहां तक आने वाले हैं, किनकी चीखें निकल रही हैं नैब की वजह से? वो लोग हैं इसके पीछे जो टारगेटेड कैंपेन कर रहे हैं। क्या लीम खान साहब नैब की हिरासत में नहीं रहे? एक पार्लिमानी कमेटी का ये जो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो फोरम है? सुप्रीम जुडिशियल कमीशन जाए, जो असल फोरम है, वहां जाए, केस लड़े, जिसको भी नंगा करना है नंगा करे, जो भी है इसके पीछे। अगर आप लोगों की गवर्नमेंट के हाथ साफ है तो ये बताइए जो पार्लिमानी कमीशन है उससे क्यों पीछे आप लोग हट रहे हैं? इसलिए तो नून लीग कह रही है दाल में कुछ काला है। देखिए रिजर्वेशंस है ना, इनको ये समझते हैं ना हुकूमत है पीछे, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना। आप क्यों पीछे हट रहे हैं? हम क्यों पीछे कमीशन से देखिए हम क्यों पीछे हटेंगे? देखिए वो बताने की जरूरत होगी, वो भी बना देंगे, लेकिन एक फोरम जो मौजूद है पारस, उस पे क्यों नीचे चले जाते हैं? वजीर कानून ने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा नैब ने तरदीद कर दी है, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं अपोजिशन के दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर इशू के ऊपर सियासत ना करें। एक तो वो उनका एक निजी मामला है, मैं नहीं समझता उसे हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, और दूसरा अगर वो वीडियो लीक हो गई है तो उसको ये नथी करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि ताहिर खान कोई एडवाइजर नहीं है। अगर ये एडवाइजर साबित कर दें कि वो एडवाइजर है, जो 5 एडवाइजर है हमारे, तो मैं माफी मांग लूंगा, अदरवाइज ये माफी मांगे कौम से। ओके पलवशा, ये जो चेयरमैन नैब का नया तनाजा है, इस पे एक सेकंड जी राना मशहूर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सवाल करती हूँ पलवशा से। सिर्फ ये कहूंगा डार साहब, अब कौम की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दें। क्या ताहिर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको कमरा नहीं मिला हुआ था? ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं, और ये चीजें जो है ना, और पार्लिमानी कमेटी की हम बात इसलिए करते हैं कि हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं।
पार्लियामान के अंदर ही चीजों का डिसीजन करें, इससे बचने की कोशिश ना करें। ये जो नया चेयरमैन नैब का तनाजा है, पलवश शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कहां खड़ी है, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? चूंकि जरदारी साहब पहले चेयरमैन नैब के कंडक्ट पे सवाल उठा चुके हैं। देखिए, वो एक कानूनी लिहाज से हम बात करते थे, ये अब मैं आपको एक बिल्कुल जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उससे मैं कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि हर शख्स की एक ज़ाती ज़िंदगी है, वो जो मर्जी करे। लेकिन जब वो ज़ाती ज़िंदगी, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यह आ गया कि वो खातून जो है वो नैब की मुलजिमा है, और वो जो दफ्तर है एलिजिडली, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन वो दफ्तर सुना है वो मिसिंग पर्सनस का है। अब बात दरअसल ये है कि इससे पहले जावेद चौधरी साहब के कुछ कॉलम्स आए, ठीक है, नैब ने उसको डिनाई किया, बड़ा जेनेरिक सा रिप्लाई, अच्छा वो डिनाई किया, लेकिन जावेद चौधरी साहब आज भी खड़े हैं अपनी बातचीत पर। उसमें उन्होंने कहा कि जी मेरे पे दबाव है हुकूमत की तरफ से भी, मैं परवेज खटक साहब को पकड़ूंगा, मैं उन्होंने जितने लोगों के नाम लिए इनके जो वज़ीरा हैं, अच्छा। अब उसके बाद फैसल वाडा पे एक स्टोरी आई जिसमें एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बाहर गई, कैसे गई, लॉन्डर हुई, क्या हुआ, किसकी है, बेनामी है, ये सवाल अब हमारा भी पूछना हक है। अब आप इसको रीड इट विद दैट, और फिर चेयरमैन नैब ने एक प्रेसर किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप ऐसे लोगों को ना लगाएं जो नैब ज़दा हों, कहा हुकूमत को। अब इसके बाद चंद ही दिनों बाद ये सब कुछ आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ताहिर खान साहब, ये मैंने आपको क्लिप भेजी शाहजेब खानजादा साहब के शो की, जिसमें वो मान रहे हैं इफ्तिखार तुरानी साहब, या तो ये उनको झूठा कर दें, ठीक है। अब बात ये है इनके पास अब एक चीज मिस कर रही है, तो डील का भी जिक्र कर दें, जो डील के लिए दबाव डालते नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी मनपसंद चीजें निकालते हैं इंटरव्यू में से, वो डील का भी पूछ रहे हैं इनसे, वो डील का भी जिक्र है। जरदारी साहब ने कहा था नैब को थका के मारेंगे, अच्छा हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे थे। जो लोग ये काम कर चुके हैं ना, जो लोग कई हुकूमतें कर चुके हैं, उनको कोई तजर्बा नाम की भी चीज होती है, गैर तजर्बेकारी का आप आज नतीजा देख रही है ना। अब जो बात सुने, जो लोगों को है डर, जो जाके इस चक्की से गुजर चुके हैं, उनको कोई डर नहीं है, जो नैब की जेलें भी भुगत आए, जिन्होंने पिछली हुकूमतों में भी नैब्स देखी, डर उनको है जिन्होंने जाना था, डर उसको है, नहीं पेश हुए। अच्छा बात इसको बिलावल भी नहीं हुए, आप बताएं कौन ताहिर खान को क्यों निकाला गया? ताहिर खान ने क्या ऐसा जुर्म किया? अगर वो झूठा है तो हमें पीएम हाउस से 2 लाइनें आ जाएं, अगर वो सच्चा है तो फिर स्टोरी। वैसे इस मामले में वजीर आजम को मुलव्विस करना आपके ख्याल में जायज है? गवर्नमेंट की कह रही है कि फैसल वाडा की जायदादें, बंदी गाला का केस आप चलाए ना, चाहिए ये वीडियो चलाए ना, इस तरह तो एफपीआर भी इनके चेयरमैन भी प्रो बोलो है, वो जिस दिन उनका हाथ साफ करेंगे नहीं काम करेंगे। साहब ने माना है, यहाँ तक आपकी बात ठीक है, बिल्कुल माना है। अब वो बैठते थे ना किसी है, मैं और आप जा सकते हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर हाउस? नहीं, तो बात तो इसमें कुछ ना कुछ तो उनका रोल था। आप आ सकती हैं, आप आए, मैं ऐसे तो नहीं आ सकती, मीटिंग्स की बात कर रही है, मैं चेयरमैन नैब के दफ्तर जा सकती हूँ, मैं मिसिंग पर्संस के हम और आप जा सकते हैं। अब आप एक मिनट, हुकूमत को क्या फायदा होगा? वो कह रहे हैं जिनके जाली अकाउंट्स हैं वो अपोजिशन परेशान है। हमारे तो चल रहे हैं ना जी, हमारे तो एक केसेस चल रहे हैं, अभी नहीं आते इतनी जल्दी फैसले आपके, आप लोगों के फंसने वाले थे कि वो सारी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से कैसे गई, जो किसकी वो बेनामी जायदादें हैं, जो फैसल वाडा की हैं या दीगर लोगों की हैं, और वो जो सारे केसेस हैं वो परवेज खटक के हैं, ये दीगर वुज़रा के हैं, उन पे हाथ डालने वाले थे। पेंडोरा बॉक्स खुल गया, फिर तो रोज नई वीडियोस और टेप सामने आएंगी। बात सुने ना, इसके पीछे कोई ना कोई तो है, कौम का हक है जानने का, ये एक बड़ा इदारा है, ये एक आईनी इदारा है। अगर कोई के चेयरमैन को इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, हमारी तो उनसे जो भी इशू है वो अलग है, लेकिन अगर उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, क्या उसका सामने आना जरूरी नहीं? तो क्या इसके, एक मिनट, क्या इसके लिए अगर चीफ जस्टिस साहब मुनासिब समझे तो क्या एक जीआईटी, जब सांस लेने पे लोग जीआईटी बनाने का करते थे, हर चीज पे कमीशन बनाने का करते, तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन नून लीग ने किया है, आप उनको किसी तरीके से हो इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। कौन है वो जो उस खातून को ले लेके फिर रहा है इस्लामाबाद के हर टीवी चैनल पे? ठीक है, कौन है जो उनको दे रहे हैं, गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं? कौन वो शख्स है जो वाला नहीं हो सकता, कुल्फी वाला नहीं हो सकता, टीटियां जिनकी पकड़ी गई हैं, टीटी शरीफ नहीं हो सकते, पीएम हाउस की रसाई, वो जो मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके अकाउंट में इतने पैसे, वो शहबाज शरीफ साहब है, उनकी टीटियां पकड़ी गई हैं, पूरे का पूरा खानदान अंदर है। ये जो चेयरमैन नैब का तनाजा है, आपको क्या लगता है इसकी वजूहात क्या हैं? इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? क्या ये एहतसाब अमल को रोकने के लिए साजिश है? सर देखिए, मैं जितना मुझे नॉलेज है, मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई नहीं है, कंस्पिरेसीज बहुत ज़्यादा हैं, कौन हो सकता है? अब ये भी सुन लीजिए,
वो खातून का रिकॉर्ड, प्रीवियस बैकग्राउंड इतना ख़राब है, और जितनी FIR हैं उस पे और उसके हस्बैंड पे हैं, ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि उसका हस्बैंड कोटलखपत जेल में है और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उसी जेल में हैं जी। और मियाँ साहब ने 9:30 बजे स्कैंडल ब्रेक हुआ और मियाँ साहब का पहले ट्वीट आया कि अब चेयरमैन नैब को चले जाना चाहिए जी। वीडियोस हतमी नहीं होती। राना मसूद साहब बैठे हैं, इनको भी एक शख्स ब्लैकमेल कर रहा था, उसने को 10 वीडियो आपके चैनल पे भी चली, राना साहब सामने बैठे हुए, आया वो ठीक थी? वो ठीक नहीं थी। राना साहब ने उसकी तरदीद भी की, खुद भी टीवी पे आए। वो शख्स मुल्क से भाग गया, वो इनको जो भी ब्लैकमेल कर रहा था, जो भी तनाज़ा मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली इसके पीछे वो खातून ही है जिसने उनकी वीडियोस भी बनाई या ऑडियो रिकॉर्ड की, उसका अपना एक बेनिफिट होगा। हस्बैंड है, 42 FIRs हैं, केसेस हैं, वो खुद अरेस्ट रही, अभी बेल पे बाहर है। मकसद ये है कि इसको इतना उछालना नहीं चाहिए। अगर चेयरमैन नैब साहब ने कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन, बज़ाहिर लगता है कि वही है, वीडियो में भी वही है, ठीक है ना जी, उसके पीछे जो कहानी है अभी पूरी तो खुली नहीं है, उस चैनल ने चलाई। जहाँ तक ताहिर खान साहब का तल्लक है, देखिए मीडिया की जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, वो जो भी ऐड चलता है, यहाँ तो पिछले दौर में तो पूरा एक मीडिया सेल था, उसमें बहुत से लोग थे जो अनऑफिशियल थे, तनख्वाहें भी जा रही थी, बजट भी मिल रहा था और सारी कंपनियां वो हैंडल कर रही थी, जिसका हम लोग विक्टिम भी थे। वो मीडिया सेल जो जिसको मरियम साहिबा चला रही थी, उसमें 20-25 लोग थे। एडवर्टाइजिंग के लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस, मिनिस्ट्रीज में जाते हैं और वो जाके अपना जो भी इनपुट होता है कैंपेन के हवाले से वो देते हैं। वो ऑफिशियली एडवाइजर भी नहीं थे। प्लस इफ्तिखार दुरानी को मानना नहीं चाहिए था ना। वो देखिए, मैं उसकी बात पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको अपने नॉलेज की बेस पे, अपने इल्म की बेस पे, जो मैं इस्लामाबाद में कोट कर रहे हैं ना उनको, ठीक है, लेकिन ताहिर खान एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक हैं, टीवी चैनल भी है, ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट। मैं कुछ बेस के ऊपर आपको बता रहा हूं कि उनको इतना पता नहीं था कि ये स्कैंडल ब्रेक हो रहा है। ये खातून 3 चैनलों पे पहले गई, 3 चैनलों पे स्टोरी जब पता चली तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हो रही थी स्टोरी। उस बेचारे को ये नहीं पता था कि ये स्कैंडल है क्या। अच्छा, ठीक है ना, वो इतने लाइल थे ऑफ कोर्स। मैं आपको बताऊं, उस दिन वो मेरे पास बैठा हुआ था जिस वक्त वो स्टोरी ब्रेक हुई। अच्छा, ठीक है जी, उसको नहीं पता था कि इतना बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है। ये देखें, जर्नलिस्ट हमेशा काउंटर चेक करता है कि मैं अगर फर्ज करें डार साहब के खिलाफ या पलवशा या राना साहब के खिलाफ मेरे पास स्टोरी है, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं इनसे पूछूं कि राना साहब या डार साहब, ये एक स्टोरी है, ये आपका मौकफ क्या है, तो ये जो भी कहें मैं वो साथ चलाऊं या मैं वो रोक। सर, अब आगे क्या होगा? चेयरमैन साहब डटे रहेंगे? देखिए, मुझे की भी डिमांड आ रही है, वो तो चेयरमैन साहब का नहीं, मेरे ख्याल में उनको अगर उनका मॉरल इशू आता है तो वो ही डिसाइड करेंगे कि उनको जाना चाहिए। क्रेडिबिलिटी का इशू तो होगा ना, देखिए वो क्रेडिबिलिटी उनकी डैमेज हुई, ये वायरल हुई, उसमें कुछ सदाकत भी होगी। मैं ये नहीं कहता वो खातून सारे झूठ बोल रही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसको गवर्नमेंट से नहीं करना। और देखिए, गवर्नमेंट का कोई खबर और भी है कि डिप्टी चेयरमैन नैब को कोई टास्क मिलने वाला है, तो ये कोई खबर में सदाकत है या प्रोपेगेंडा हो रहा है? ये तो देखें, ये जो शहर है ना इस्लामाबाद, इसमें कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी। अच्छा जी, डिप्टी चेयरमैन नैब कहां से आए हैं? वो FIA में थे। सर, एक सेकंड, राना साहब, आप कह रहे हैं यही खबर है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं, वो आएंगे तो क्या करेंगे? मुझे आप बताइए क्या करेंगे? क्या टास्क मिल सकता है उनको? इसमें 2 चीजें हैं। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ना पार्लिमानी कमेटी बनाने की, वो किस लिए कर रहे हैं जी? पहले दिन ही हमारा आ गया कि ये जो वीडियो है ये उनका जाती फेल है, इसके ऊपर एथिकली, मॉरली जो वो फैसला करना चाहते हैं वो करें। लेकिन पहली बात जो मैंने की कि ये कब की आई हुई है और आया क्या, इससे ब्लैकमेल होकर तो वो अपोजिशन पर केसेस नहीं बनते रहे और हुकूमत को प्रोटेक्शन नहीं मिलती रही। नंबर 2, ये इन्होंने जो डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर साहब, उनका बायस सबको पता है, जिस तरह JIT के अंदर और बाकी चीजों के अंदर आया, तो ये भी लग रहा है कि इस तरह की चीज चलाकर उनको हुसैन असगर साहब किसी JIT का हिस्सा ही नहीं थे। नहीं, लेकिन आप लोग एक बात, किसी JIT का हिस्सा नहीं थे, वो तो FIA में थे, गिलगित में रहे। और लास्ट बात सुन लें, इसके अंदर मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखें, जिस तरह मेरा एक इस तरह का वीडियो का हुआ, 5 साल मैंने नैब को भुगता, मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भुगता, और वहां पर
मतलब जब आप पर बुरा या अच्छा इल्जाम लगता है तो कहीं ना कहीं पर आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो हम ये समझते हैं कि पार्लिमानी फोरम एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर ये तय्युन होना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो फैसले करते रहे कहीं प्रेशर में आके तो नहीं करते रहे। अच्छा पलवजा, क्या बात मिस कर रहे हैं? आपने कहा कि देखिए, जहां तक मैंने कल भी एक शो किया जो एक उधर लीगल एक्सपर्ट्स की राय थी कि जो डेप्यूटी चेयरमैन नैब हैं वो सिर्फ उस वक्त मतलब जब चेयरमैन नैब ना हो या मुल्क से बाहर हो या किसी और वजह से ऑक्यूपाइड हो तो वो आते हैं, लेकिन उसके अलावा ही कैन नॉट टेक एन ऑफिशिएटिंग रोल के वो एहतसाब शुरू करें। अब मसला ये है कि इस वक्त एहतसाब का अगर वो चले जाते हैं या वो रिजाइन कर देते हैं या कोई चला या कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चला जाता है, आपने चेयरमैन नैब लगा अच्छा एक मिनट उस दौरान तो वही होंगे। सुनिए ना, तो क्या एक महीने में कर लेगा जी? एक मिनट मुझे बात नहीं, वो कर नहीं सकता ना, उसके हाथ में पावर्स नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो नैब का मुजस्मा था, जो एहतसाब का मुजस्मा था, वो तो बिल्कुल उसको बड़ी कारी ज़र्ब लगी है, वो ज़मीन बोस हो गया। अब मेरा ये सवाल है कि चाहे वो जाएं या वो रहें, जो कुछ भी हो, ठीक है, या कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाए या वो खुद फैसला कर लें या कल को चले जाते हैं, तो ये तो कंसेंसस एक बहुत इंपॉसिबल बात है कि अगले पे हो। आप मुझे ये बताइए कि फिर एहतसाब कौन, हुकूमती वज़रा का एहतसाब कौन अब करेगा? आप मुझे ये बात बताइए। आप ये बताइए क्या इस बात की तह तक पहुंचना, देखें राना मशहूद साहब और चेयरमैन नैब साहब की हैसियत बहुत मुख्तलिफ है। ही वाज एन इंडिविजुअल, एक एमपी नहीं, व्हाटएवर, चेयरमैन नैब इज चेयरमैन नैब। चेयरमैन नैब इस पूरे मुल्क के किसी भी शख्स को बुलाकर जो है वो उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। उनके पास इस वक्त कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट शख्स नहीं है जो पेश होता हो। लिहाजा अब ये सवाल है कि इसके पीछे जो भी है उस तक पहुंचना जो है वो पहुंचना चाहिए या नहीं। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस मुल्क के जो एहतसाब का निजाम है, चाहे हमें उस पर कोई भी एतराज हो वो एक अलग बात है, लेकिन उसको एक बहुत बड़ी ज़र्ब लगी है। अब हुकूमती वज़रा का या वो लोग जो हुकूमत के साथ एसोसिएटेड हैं या इवन जो केसेस चल रहे हैं, अब वो एहतसाब कहाँ खड़ा होता है? कौन ज़र्ब लगी है तो उसका फायदा तो अपोजिशन को ही होगा ना। वो देखिए, किसी को फायदा नहीं। हमारे तो केसेस उधर हैं कोर्ट्स में, एहतसाब कोर्ट्स में रेफरेंसेस बन चुके जिन पे बनने थे, जो आज तक भुगतान नहीं, उनकी टांगे कहाँ खड़ी हैं? केसेस अभी आने वाले हैं, किनकी टिटियां पकड़ी गई? आप लोगों की भाई, किनकी टिटियां पकड़ी गई? खुसरो बख्तियार, शरीफ बाहर बैठे हुए हैं लंदन वाले, जिनकी टिटियां पकड़ी गई हैं। पीएमएलएन है, पीएमएलएन है। राणा साहब ने पार्लिमानी कमेटी बनाई थी अपने तरफ, पूछे जरा इनसे, जब इनकी वीडियो मंजरे आम पे आई थी, जब अयान अली पकड़ी गई थी $500,000 ले जाते हुए, करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, क्या था पार्लियामेंट कमेटी बनी थी? क्या अयान अली किसी से एसोसिएटेड नहीं थी? क्या अयान अली किसी से एसोसिएटेड नहीं थी? क्या तब उस शख्सियत को कारी ज़र्ब नहीं लगी थी? क्या वो इस मुल्क के बड़े ओहदे पे फाइज नहीं थे? आज चेयरमैन को हटाना चाहते हैं, नैब के अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को सबूताज करना चाहते हैं ताकि किसी तरीके ये नैब के चेयरमैन हट जाए और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हुकूमत का एहतसाब कौन करेगा? अब जरा मुझे आगे बढ़ना है। क्या नहीं हो रहा? ईमानदारी से बताएं, नहीं हो रहा? क्या हम 4 में अंदर लेके नहीं आए? क्या बाबर वान नहीं नैब भुगत रहे? क्या जिसकी बारी है? आप पारस आज बेग साहब की जगह नैब के तर्जुमान को ऐसा बैठाती, वो बेहतर तौर पे गाई करते। किसके केसेस मेरा काम नहीं है। देखिए, जिसकी भी बारी है आएगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि पहले एक की है बाद में दूसरे की, सबकी एक साथ ही होना चाहिए ना सर, तो ये मुकम्मल हो जाएगी। नैब वाले बता सकते हैं ना कि जी राना मशहूद साहब, नैब का तर्जुमाना बने। आपके प्रोग्राम्स को मैं देखता हूँ, हमेशा आपके प्रोग्राम में एक डेकोरम होता है, हर कोई अपनी अपनी बारी पे बोलता है और आप बहुत अच्छा मॉडरेट करती हैं, लेकिन आज कुछ चीजें बाहर हो रही हैं। डार साहब से सिर्फ मैं ये गुजारिश करूंगा कि चीखने चलाने से जो चीखने चलाने से जो है ना, आप अपना मौकफ जो है वो आप अवाम पर ठोस नहीं सकते। अवाम को हकीकत पता चल चुकी है। मेरा पॉइंट सिर्फ एक है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि 1 महीने में नया चेयरमैन आ जाएगा, नहीं आएगा। यहां पर इन्होंने हट धर्मी की इंतहा की हुई है। पार्लिमानी प्रोसीजर को इन्होंने तहस नहस करके रख दिया है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स लगने थे, आज इनकी हट धर्मी की वजह से आज 5वां महीना जा रहा है, वो नहीं हो सके। इसी तरह चेयरमैन नैब को ये नहीं लगाएंगे और डिप्टी चेयरमैन से अपनी मर्जी का काम कराएंगे। और मैं ये कहता हूं कि पीएमएलएन या अपोजिशन पीपल्स पार्टी जिसका नाम ले लें, उनके केसेस बन गए। जिनके केसेस बनाने हैं वो उन्होंने बता दिया, और जो केसेस बनने चाहिए
फैसल वाडा का केस खुलना चाहिए, अलीमा खान का केस खुलना चाहिए, जहांगीर तरीन का केस खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुल रहा? आज कौम ये सवाल करती है। मालम जब्बा का केस खुलना चाहिए और ये हमारा मुतालबा है और हम इस मुतालबे के ऊपर इसीलिए पार्लिमानी कमेटी की बात करते हैं। सारे पॉइंट्स आगे मैं जरा आगे चलूंगी, लेकिन आप मोहसिन बेग साहब, आप जब गुंजाइश ही नहीं है तो फिर कैसे डिप्टी चेयरमैन नैब? मैं राना साहब जो मैंने एक माह का कहा कि लॉ में है कि अगर सीट वेकेंट हो जाए विद इन 1 मंथ आपने चेयरमैन नैब लगाना है। मैंने ये नहीं कहा कि ये लगा लेंगे अपोजिशन से मिलके या सर, यहाँ लॉ को कौन फॉलो करता है? वो सही कह रहे, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान तो का अभी तक तो डिसाइड हो नहीं सका। ठीक कह रहे हैं, मैंने तो साजिश है, मैंने तो लॉ बताया ना कि आप जाएगा और ना तो चेयरमैन हो और सबूताज कर दे सारा अकाउंटेबिलिटी पर। ये है इनकी असल साजिश। ये कह रहे हैं जो कंसल्टेशन होगी वो मीनिंगफुल नहीं होगी ना जब तक ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साथ नहीं बैठेंगे। वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है। यही तो असल क्रक्स है इस सारी साजिश का। अच्छा, ये साजिश की है इसके कि ना बैठे, समझने की जरूरत है। देखिए मेरा आर्गुमेंट ये है कि हुकूमत को या इमरान खान को ऐसी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करने की जरूरत नहीं है किसी भी वजीर को या किसी भी पार्लियामेंटेरियन को बचाने के लिए। दूसरा मेरा आर्गुमेंट ये है कि फिर पलवशा और राना साहब कौम से माफी मांगे कि इन्होंने मुसल्लत किया ये चेयरमैन। अगर आज ये इतना ही बुरा है, करप्ट है, ठीक नहीं है, पॉलिटिकल मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम क्यों करप्ट हैं? चेयरमैन नैब का इंटरव्यू आपने यकीनन पढ़ा होगा ना, उसमें देखिए उन्होंने हुकूमत, ऑपोजिशन, इदारों सबके हवाले से उन्होंने बात की है। तो क्या वो इंटरव्यू तरदीद आ चुकी है? नहीं समझा जा सकता? उसकी तरदीद आ चुकी है नैब की तरफ से। मैं समझता हूँ चौधरी साहब को और नैब चेयरमैन को दोनों को अदालत के फोरम पे जाना चाहिए, फैसला होना चाहिए। तो नैब भी कायम है, तो नैब भी कायम है, नैब भी कायम है। ने टीवी पे आके कहा, माजरत की है कि अगर चेयरमैन साहब इसको डिनाई कर रहे हैं तो मैं उनकी बात का एहतराम करता हूं। ये चौधरी साहब ने खुद आके कहा। बेसिकली देखें कॉन्स्पिरेसी क्या है। सर वो अपने फैक्ट्स के ऊपर अभी भी खड़े में है, लेकिन देखें सुन लें चौधरी साहब का। देखें हर शख्स का टिल्ट होता है जी। चौधरी साहब का भी सबको पता है कि टिल्ट किस साइड पे है और प्रूवन है। सही बात चेयरमैन नैब को भी समझनी चाहिए थी। उन्होंने इंटरव्यू बेसिकली देखें जिस ओहदे पे आप हैं, हमारे मुल्क का अलमिया क्या है, ओहदे बहुत बड़े हैं, चेयर्स बहुत बड़ी हैं, लोग बड़े छोटे अपॉइंट हो जाते हैं। इनको चाहिए कि वो ऐसी हरकत ना करें। नैब का इदारा बहुत अहम है और सारी अपोजिशन गवर्नमेंट को चाहिए इसमें तरमीम लाते, इसको कंट्रोल करते, रिफॉर्म्स करते। वो रिफॉर्म्स ना नून लीग लाई ना पीपल्स पार्टी चाह रही थी, उस वक्त शायद नहीं कर सके। फिर मियाँ साहब ने चाहा, नहीं कर सके और ये सोचते रहे कि अपोजिशन की बारी है। जैसे आज पीटीआई सोच रही है कि इन दोनों की बारी है, हम क्यों रिफॉर्म्स लाएं। ये बहुत जरूरी है अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। अब चेयरमैन नायब साहब ने कहा कि जी मईशत और नैब साथ चल सकती है, चलते रहे हैं और चलेंगे। बिल्कुल नहीं चल सकते, बिलीव कीजिए। इस मुल्क का जो भट्ठा बैठा है, 2 अदारों ने बैठाया, नैब और एफबीआर ने। इसमें रिफॉर्म्स, एफबीआर में वो अच्छा बंदा लाए हैं, रिफॉर्म्स आ रही हैं तो इन्होंने करनी है। नहीं अब देखो ये 8 ये एक चीज सोचे, इनके ये 8 माह पहले हैं, आखिरी नहीं है। इनको टाइम देना। ये पहला बजट आ रहा है, ये एकदम तो कुछ नहीं हो सकता। ये पहला बजट लाएंगे तो कुछ पता चलेगा। रिफॉर्म्स अगर ये नहीं करेंगे तो यही नैप इनके भी गले पड़ेगी और इन्हीं के लोगों। देखिए अगर उनका एहतसाब 2 पार्टियों का हो रहा है तो इनका भी नंबर आएगा। तो ये आसमान से उतरे, इनकी भी बारी आ जाएगी। अगर ये चीजें गलत करेंगे तो ये क्या भाग जाएंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, आगे इन हालात को किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर ये सारे नहीं लाते तो मुल्क के माशी हालात भी ठीक नहीं होंगे और अफरा तफरी बढ़ती रहेगी। ब्रेक के बाद माशी हालात पे ही फिर बात करते हैं, लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ मीट। अच्छा राना मशहूर साहब, आप जरा आगे बढ़ते हैं। सर ये मईशत जिसकी बुनियाद पे आप इस हुकूमत के खिलाफ नाअहली का फतवा भी दे रहे हैं, सर इतनी मायूसी आप लोग क्यों फैला रहे हैं? देखें अब तो सऊदी अरब उधार तेल देने का भी वो दे रहा है, उसका भी बंदोबस्त हो गया है, IMF ने भी इस्तेहकाम की नवीद सुना दी है। तो सर आप खदशात आप लोगों की कमी नहीं हो रहे, क्यों? उसकी वजह यह है कि जब तक ये लोग झूठ बोलना बंद नहीं ना करेंगे, ये क्या कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है पिछली हुकूमतों ने कर दिया। भाई जब से पाकिस्तान बना और जब से IMF शुरू हुआ, हर हुकूमत ने आने वाली जाने वाली हुकूमत जो है उसका लोन उतारा भी। और आपके ये नहीं है कि आप दूधों धुले हैं, आपके अंदर सारे वही लोग बैठे हैं जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी इक्तदार में थे,
जो नून के दौरे हुकूमत में भी इक्तदार में थे, आज आपकी लिस्ट निकालें 70% वो लोग हैं जो इन दोनों हुकूमतों के अंदर इक्तदार में थे, और आप बातें ऐसे करते हैं कि जैसे ये सारे का सारा और उससे बढ़कर। वजीर आजम कहते हैं आप लोगों ने गुज़िश्ता 10 सालों में बड़ी बेदर्दी से मुल्क को लूटा है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात आई हैं। वो कहते हैं लेकिन फिक्र ना करें, 2 माह में हालात ठीक हो जाएंगे, बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरियां करने। तो सर अपने वजीर आजम पे यकीन क्यों नहीं कर रहे थोड़ा सा? ये वही वजीर आजम साहब है ना जिन्होंने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। बातें बड़ी तल्ख हैं, जो बातें आप कर जाते हैं वो आपको हॉन्ट करती हैं। इनका ना तो कोई विजन है, बदकिस्मती जो है 10 महीने हो गए इन्होंने आज तक वे फॉरवर्ड नहीं दिया। आज तक कौम को झूठ बोलते रहे कि पिछली हुकूमत ने इतना कर्जा लिया, और खुद असेंबली में इन्होंने जो पेश किए जो फैक्ट्स थे कि $30 बिलियन पिछली हुकूमत IMF को देकर गई। पिछली हुकूमत $32 बिलियन के बिजली के प्रोजेक्ट लगा कर तो आपने पिछली हुकूमत की कारकर्दगी बताई, लेकिन वजीर आजम अपनी टीम को भी मुबारकबाद पेश करें जिसने बिजली के 80 अरब के बिल्स रिकवर किए हैं। सर आप इन्हें दाद नहीं देंगे? 38 अरब महाना गर्दिशी कर्जा आप लोग था जो आप छोड़कर गए थे कि उसको 26 अरब पर ले आए हैं, और कहते हैं 2020 दिसंबर में हम उसको सिफर कर देंगे। तो ये कारकर्दगी और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इनसे? इसके ऊपर पारस एक प्रोग्राम कर लें। ये सारे वो मैयर्स हैं जो हम लेकर गए थे। अच्छा। कल 28 मई आ रही है, मुझे तो लगता है कि ये एटमी धमाकों का भी क्रेडिट खुद ले लेंगे। ठीक है। और मतलब बिजली के ऊपर इनको इतना नहीं हुआ कि ये कह देते कि वो इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी बिजली पे, जिसका आज ना लोड शेडिंग नजर आ रही है, आज रेवेन्यू जनरेशन जो नजर आ रही है, वो हमने जो प्रोजेक्ट लगाए उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन है ना। तो इनको तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये कहते हैं कि हाँ ये पिछली हुकूमत करके गई है। ठीक, उस्मान डार साहब, PM जो ये लोड शेडिंग कम करने का दावा कर रहे हैं, तो इसमें आपकी हुकूमत का क्या कमाल है? शहबाज शरीफ कह रहे हैं 11,000 मेगावाट हम अपने दौर में सिस्टम में दाखिल कर गए थे। एक तो राना साहब, पावर प्लांट नहीं लगा मैं राना साहब से कहता हूँ अगला प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, आज ही प्रोग्राम पारस इनकी परफॉर्मेंस पे कर लेते हैं। ये स्कोर कार्ड मेरे हाथ में, मैं इस पे बाद में आता हूँ। पिछले रमजान में भी तो लोड शेडिंग होती थी ना, पिछले रमजान में इन्हीं की हुकूमत थी। पिछले रमजान में क्या हो रहा था, इस रमजान में क्यों नहीं लोड शेडिंग हुई? देखिए परफॉर्मेंस का क्रेडिट देना होगा। दूसरा जो राना साहब आपकी हुकूमत ने नौसरबाजी इस मुल्क के साथ की, वो ये थी अवाम के साथ कि ऐसे ही है जो एक घर का बाप शोहर अपने बीवी बच्चों को क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कराता है। बिल तो बाद में आना होता है ना, लगातार सोने के सेट लेके दे रहे हैं, सब कुछ लेके दे रहे हैं, गाड़ी गिरवी, घर गिरवी, जब आ गया बिल तो भाई साहब कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है। वो हिसाब हुआ है जो हमारे साथ हुआ है, शॉपिंग इन्होंने कराई है, क्रेडिट कार्ड में बिल हम अदा कर रहे हैं। ये है इनका परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड। आजम खुद कुछ कर नहीं सके, डिटाई से हमारी नवाज शरीफ की चीजों का वो क्रेडिट ले रहे हैं। नालायक तरीन तो मुगल आजम जो खुद को कहते थे वो ये थे, 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे, तो क्या कहते हैं, इलाज नहीं हो सकता पाकिस्तान में, मेरा यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये है इनकी नालायकी। ये जब तहरीक चलाए पारस, तो ये अपोजिशन वाले अपना मुआशी परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड लेके आए। देखिए ये कौम को दिखाएं क्या है इसमें। 30,000 अरब के कर्जे इमरान खान ने लिए हैं, $100 बिलियन के कर्जे लिए। चले मैं नया बात कर लेता हूँ। आप 200 अरब की स्टील मिल मकरूज है, 400 अरब की रेलवे मकरूज है, 550 अरब का PIA मकरूज है। तो इनकी परफॉर्मेंस क्या थी? इनकी नहीं, कर्जे ले लेके सब्सिडी पे ये मुल्क चला रहे थे। कोई ये कि दारा राना साहब बताए ना, मुझे कौम के सामने रखने होंगे। पूरे 5 साल इनको बताते रहेंगे। 17% अखराजात आपकी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए 9 माह के अंदर। आज जो भी असरात हैं, अरब का शॉर्टफॉल है, आमदनी कम की है, इसका जवाब किसे देना है? इस वक्त असरात हैं वो इनकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से हैं। हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म असरात आपको अगले 1 से 2 साल में नजर आएंगे। इनको नजर आ रहा है कि मुआशरत की गाड़ी जो है अगले 3-4 माह में पटरी पे चढ़ने वाली है, उसको डीरेल करना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। शौक से आए लेकिन अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड साथ लेके आए। कौम के आगे IMF का सुरंग ना पूछे, क्या ये IMF में नहीं गए? आज इमरान खान क्यों जा रहा है IMF में? $27 बिलियन का कर्जा इन्होंने लिया है। कौम के लिए, मुल्क के लिए इमरान खान अपनी जात की नफी करते हैं। ये तकलीफ है। इमरान खान यूटर्न ले, लेफ्ट जाए, राइट जाए, लेकिन इमरान खान करप्शन नहीं करेगा, इनकी तरह लूट मार नहीं करेगा, ना करने देगा। लेफ्ट राइट और करप्शन भाई साहब, पारस मुझे टाइम दीजिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं डार साहब, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर आप परसेंटेज निकालें तो सबसे ज्यादा लोन लेने वाली ये हुकूमत बन चुकी है। पिछले 10 माह के अंदर कोई इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं लगाया, कहीं पर इन्होंने पैसे जहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको भी रोक दिया।
और फिर ये पैसा जा किधर रहा है? राना साहब, आपके कर्जों की सूद की किस्तों में जा रहा है। 2000 अरब साल का सूद अदा कर रहे हैं मेरे भाई। ये हौसला कर लें, हौसला कर लें, हौसला कर लें। राना साहब, ये ग्राफ ही इतना बुरा है कि नीचे की तरफ है, कोई चीज तरक्की की तरफ है नहीं, सब नीचे है। राना साहब 58 अरब इन्होंने बिजली चोरी में रिकवर किए हैं। सर आप दाद नहीं देंगे, उनकी अच्छी चीजें भी तो देखें ना। पहली बात है कि डेट्स निकालें, ये मेयर्स कब डिसाइड हुए, नेपरा के साथ टैरिफ से लेके जो तमाम चीजें डिसाइड हुई, ये कब हुई? बिजली चोरी रिकवरी की है। दूसरी बात, और यकीन करें सबसे ज्यादा कुंडे जो है ना पीएमएलएन लगाए हुए थे, इन्होंने कुंडे लगवाए हुए थे, पकड़े गए इनके लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने बिजली चोरी की। इन दोनों का भी आपने जवाब देना है ना। फिर पलवश शाह, ये आप लोग वजीर आजम कह रहे हैं थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च होने वाली है, 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 5 साल में 8% बेरोजगारी कम, कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू कर दिया उन्होंने, इतना जबरदस्त रोड मैप, कामयाब नौजवान है वो सब नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा ये हमारा यूथ प्रोग्राम था। वो जो एक अल कादिर यूनिवर्सिटी बनी है, मुझे पूरा उम्मीद है उसमें चिल्ले कटेंगे, उसमें जिन भूत जो हैं वो चाइना से उनका खजाना खाली करके ले आएंगे, अमेरिका ट्रंप का खजाना खाली करके ले आएंगे, यहाँ डॉलरों की बरसात होगी। वो कह रहे हैं इमरान खान राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, यू टर्न करेंगे, ये जरूर होगा, इधर से उधर, उस टैनी से इस टैनी पे, ये जरूर होगा, आनिया जानिया। लेकिन जो असल हालात हैं उस पर भी गौर कीजिए। आप ये बताइए कि जो आप क्लेम करते हैं, आप बताइए टैरिफ कितना बढ़ा है जिस दिन से आप आए हैं, कितना बिजली का टैरिफ बढ़ा है, कौन सी बिजली चोरी आपने रिकवर की? आप मुझे टैरिफ का बता दें। आप इसमें देखें ना कितना टैरिफ। उस्मान डार साहब, जब आप हुकूमत में आना चाह रहे थे आपको सब कुछ पता था कि इस मुल्क के क्या हालात हैं, आपको हमारी चोरी, इनकी चोरी, अगले पिछलों की नस्लों की चोरियों का पता था, तो फिर आप क्यों नहीं, आपके पास 200 बंदे कहाँ गए? पारा साहब बताएं कि 1300 अरब का गर्दिशी कर्जा फिर इनसे पूछने, ऊपर से आसमानों से फरिश्तों ने आके उतारना है। महंगे बिजली के मंसूबे इमरान खान ने लगाए, हमने लगाए, कौन को सोल्यूशन मिलेगा? 1300 अरब का गर्दिशी कर्जा कैसे उतारना, पूछे इनसे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेस पे इनकी उसमें पड़ा 26 मुश्किलात में गवर्नमेंट है। हल बताए ना, हल भी कुछ आप लोग बताएं। 200 लोग थे कहाँ हैं? आप लोगों ने तो बेहतरी आ रही है, ढिंडोरा पी दिया। 200 लोग कहाँ हैं? मुझे बताएं। 10 अरब जो रोज लॉन्डर हो रहा था वो तो रुक जाना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग अब आप 9 महीने से जी मल्टीप्लाई करें कितना होना चाहिए? पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती IMF के, अगर रोक लिया मेरे से 10 अरब जो आप लोग रोज लॉन्डर हो रहा था, कुल्फी वाला, फुलके वाला, ये टीटी वाला, ये मंजूर पापड़ तक आप लोगों ने नहीं छोड़ा। पापड़ वाले से करप्शन कराई, कुल्फी वाले से करप्शन। मोहसिन बेग साहब, विरसे में इस हुकूमत को मसाइल मिले हैं सर, लेकिन 9 माह में मुआशी फ्रंट पे क्या इस हुकूमत को के पास कुछ दिखाने के लिए है? आपके ख्याल में वजीर आजम किस उम्मीद पे ये बात कर रहे हैं कि 2 माह के बाद मुआशी हालात ठीक हो जाएगी? इमरान खान साहब कोई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, वो आपके मुल्क की बेसिक चीजें ठीक करने के लिए, ठीक वो उनमें सलाहियत है। आपकी एजुकेशन ठीक कर दे, आपकी हेल्थ ठीक कर दे, आपके कर्जे देखिए। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट पे बहुत इन्हिसार कर रहे हैं, सुन ले, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? 9 माह में मैं वो भी बताता हूं, 51% सरमायाकारी कम हुई है। नहीं कोई देखें, होता है रिसेशन, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान एक बहुत छोटा मुल्क है उस लिहाज से कि अमेरिका की कितने लोन हैं, दुनिया में क्या हालात हैं, हमारे खित्ते में क्या हालात हैं। बेसिक चीज ये है कि 8, 9 या 10 माह में कोई स्कैंडल आया कि ये माल खा गए? कोई सर नहीं आया तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं मुझे बात करने में ठीक है। मसला ये हुआ, इनकी एक गलती हुई है इनसे, PTI से, कि इन्होंने दोनों अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया, वरना ये दोनों आपस में कभी मिल सकते थे। ये दोनों कभी एक थे, नेवर जमहूरियत इन दोनों ने किया, नेवर। जमहूरियत तो पाकिस्तान में है नहीं, जमहूरियत है कहाँ? ये कहते हैं मैं इस 10 माह में, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आपको भी पता है, कोई करप्शन स्कैंडल आ गया, किसी बहन बेटी माँ को भाई को यारों दोस्तों को वजीर बना दिया, मशीर बना दिया? नहीं, देखिए बेसिक चीजें ठीक हो रही हैं। आप 8 माह में इनको जो दिया आपने, मैं इनकी फेवर नहीं कर रहा, हमने दिया नहीं, इन्होंने लिया। चलो जी, वो वोट लेके आए, जैसे भी आए, आ गए ना, तो सर मैं समझता हूँ जमहूरियत पाकिस्तान में ओवरऑल है ही नहीं। सर आप ही बात करें, लेकिन राना मशहूर साहब 2-3 दफा कह चुके हैं मैं स्कैंडल्स बताता हूँ, जरा सुन लें क्या स्कैंडल्स बता रहे हैं। वो जरूर बताएं, और फिर आप जरा जवाब दीजिए। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है
कि इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में जितने करप्शन, किकबैक, इस्लामाबाद में और जाते हैं ना, वो हमें पता है। आपको पता चल जाएगा ना गलत बयान बता दें, बता दें। मशहूद साहब, इसी इस्लामाबाद के अंदर फैसल वाडा ने स्टेटमेंट दी। यहां पर स्टेटमेंट आपके वो जो इन्होंने एहतसाब के बनाए हुए हैं, उन्होंने दी कि आमिर कियानी साहब को जो वजारत से हटाया गया, किक बैग्स लिए गए थे वजारत सेहत के अंदर, अरबों रुपया जो है इधर से उधर हुआ। आज तक आपने उसका रेफरेंस तो बनाया नहीं। डॉलर्स के ऊपर कहा गया, यहीं पर हमने नहीं कहा, पीटीआई के लोगों ने टीवी के ऊपर कहा कि जी इनसाइडर ट्रेडिंग, हुकूमत के लोगों का नाम आ रहे हैं, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जो डॉलर ने एकदम 10-10 रुपए की जंप मारी, उसके अंदर लोगों को इनसाइडर इंफॉर्मेशन में 12 रुपया कमाया गया। यूरिया के पैसे जब बढ़ाए गए, जहांगीर तरीन का और शुगर माफिया के नाम है यहाँ पर कि जिन्होंने अरबाह रुपए सिर्फ इन डीलों में कमाए। तो अगर आप कहें कि यहाँ पर करप्शन नहीं हुई, राणा साहब, मसला ये है कि जितनी बातें आपने गिनाई ना, ये हवा में है, कोई कंक्रीट केस नहीं है, सब हवा में होती है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं ना करें तो क्या करें? इन्वेस्टिगेशन कैसे पता चले? एक क्रेडिट तो क्रेडिट हम दे रहे हैं। अब आपको समझ आई बात सुने, पारस के क्यों चेयरमैन नैब के खिलाफ आया है ये सब कुछ, अब समझ आइए, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन आउट इज ऑल जी मोहसिन बेग एक क्रेडिट इस गवर्नमेंट को दें कि उन्होंने, वो बंदा 23 साल से इमरान खान साहब का साथी था। एक छोटी सी रिपोर्ट आई और खान साहब ने उसको फारिग किया। सुन तो ले, नैब में केस चला गया, नैब उसकी तहकीक। इमरान खान साहब का साथी था, कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी पैगंबर का साथी तो नहीं था। अगर वो करप्ट हो सकता है तो उसको पकड़े। यहाँ तो करप्टों को निकालता ही कोई नहीं है, हार बनाते हैं। मैंने 32 साल में यही देखा। कौन सा उस पे केस हुआ है? आप जाते हैं। राना मशहूद साहब इक़्तिदार से हट गए थे जब इनकी मंजर यहाँ पे वीडियो आई थी, क्या ये हट गए थे? इनको निकाल दिया, हटाया ना, परफॉर्मेंस पे हट गए, परफॉर्मेंस पे हटे हैं। मैं नहीं कहता कि करप्शन है, अगर करप्शन है ये जाए पिटिशनर बने, नैब में जाए, इनके फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ मैं सबूत लेके गया था। 5 साल नैब को फेस किया है। इनको लगता है अगर हमारे किसी मिनिस्टर ने करप्शन किया तो जाए, अदारे फॉरम्स मौजूद है, यहाँ जाए साबित करें। हमने तो साबित किया, फॉरेन अकाउंट्स पकड़ के दिए, साबित किया सब कुछ। आप हट जाते ना, आप अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते, जब रंगे हाथों पकड़े गए थे तो हट जाते। खुद इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट नहीं किया, क्रेडिट तो देना चाहिए ना। देखें क्रेडिट क्या है, मेरे जब ये एक झूठा स्कैंडल आया तो नैब ने खुद ब खुद मेरा केस बना के मुझे तलब कर लिया। यहां पर क्रेडिट ले रहे हैं कि आमिर कियानी ने करप्शन की और हमने हटा दिया, तो नैब तो परफॉर्मेंस करप्शन के इल्जामात के ऊपर इल्जामात तो फिर होने चाहिए ना। मईशत के ऊपर मैं बात करी थी, एक आखिरी सवाल कर लूँ। आने वाले दिनों में मौशी सूरत हाल की वजह से मजीद अवाम कितनी मुश्किलात में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी IMF की सिर्फ 2 इन्होंने शराइत मानी है, शरह सूद और डॉलर की कीमत। सर आगे वो 800 अरब रुपए के वो जो उन्होंने कहा टारगेट दिया है उन्होंने, लगाएंगे टैक्स। मैं ये समझता हूँ कि जैसे IMF का प्रोग्राम साइन होगा, नया बजट आएगा, उसी के तहत IMF प्रोग्राम के तहत जो कंडीशंस IMF ने दी हैं, टैक्सेस बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और बिजनेस एक्टिविटीज दोबारा बेहतर होंगी, क्योंकि अभी तक IMF का प्रोग्राम आया नहीं, डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है। इनकी गलती ये थी इस गवर्नमेंट की कि ये पहले दिन ही IMF के पास जाते और उससे जो आपको सपोर्ट फंड्स मिले फ्रंट से, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि अभी इस प्रोग्राम के बाद और नए बजट के बाद मेरे ख्याल में 2-3 माह में आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है। 800 अरब का जो हदफ दिया है टैक्सेस का, जो बिजली और गैस और टैक्सेस की मद में आएगा, ये असरात क्या पड़ेंगे इसके? क्योंकि ये पास ऑन तो आवाम पे ही होगा ना। देने आवाम ने मैंने देने, क्योंकि उन्होंने सब्सिडी खत्म करने को कहा। खुश रहेंगे नहीं, कैसे खाएंगे? उनकी क्या इनकम बढ़ रही है कंपेयर टू व्हाट दे विल बी नाउ पेइंग? सर आप बताइए, किसी और मुल्क पे लगाने हैं आपने ये टैक्सेस? बहुत सारे किस बुनियाद पे खान साहब कह रहे हैं 2 माह में हालात ठीक हो जाएंगे? हम समझते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए। यही वजह है कि शबर जैदी साहब आए हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हो रही हैं, इंशाल्लाह टैक्स कलेक्ट करेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। जो लोग पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उनको सजा नहीं देंगे। टैक्स नेट इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। 216 रुपए पार्क किए हैं बिजली के लिए, 180 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसी तरह कामयाब जवान प्रोग्राम लेके, इसलिए ये सब्र करें थोड़ा सा। इसके देखें
हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके 4 मेन टियर्स हैं, जो बॉटम का टियर है गरीब जो हमारे पिसे हुए आप सब ऑपोजिशन सब्र करें और आवाम भी, क्योंकि सब्र का फल तो मीठा होता है। राना मशहूर साहब, पलवशा खान जी, एक आखिरी बात कह दूं जल्दी से। कोकाफ की पहाड़ियों पे से जिन और भूत और चिल्ला काटने वाले लोग वो ढूंढे जा रहे हैं, वो प्रोब भेजे हैं, अब वो आएंगे कुछ लेके तो फिर ये सारे काम होंगे। मोहसिन बेग साहब और उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस आज़िब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।